अब एक कविता, गीत अगीत। ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 1900 में। और कहाँ हुआ था? सिमरिया नामक गांव में हुआ था, जो कि मुंगेर में है। बिहार के मुंगेर जिले में है। सिमरिया नामक गांव है, जहां पर 30 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकार से सुशोभित किया। पद्म भूषण अवार्ड मिला इन्हें। संस्कृति के चार अध्याय नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लिए। उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी, जो कि आगे MA के लेवल में भी है, उर्वशी कविता, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी मेन कविताएं हैं, इनकी कृतियां हैं। दिनकर जी की भाषा ओजस्वी और प्रभावपूर्ण एवं सरल है, मतलब बहुत उत्तेजित करने वाली भाषा है। जैसे इन्होंने रश्मि रथी के अंदर एकदम उत्तेजपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया, लोगों को एकदम गुस्सा दिलाने वाला। प्रभावपूर्ण मतलब लोगों पर प्रभाव पड़ता। और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1974 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कविता करते हैं। कविता का पहला पार्ट है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो ये पहला पार्ट है, पहला काव्यांश है। गीत अगीत मतलब कवि कहना चाहता है गीत जो गाता है वो सुंदर है, या जो शांति से खड़ा हुआ एक तरफ है वो सही है। अब इसमें बताया है इन्होंने, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जा रही। तटनी मतलब नदी जो होती है कल कल करती हुई बहती जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने मन की व्यथा कहती हुई सबसे जा रही है, गाते हुए चलती जा रही है। अपना दिल हल्का करने के लिए वो उपलों से, मतलब नदी के किनारे जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे सब कुछ कहती हुई चली जा रही है। नदी जो है गीत गाती हुई चल रही है, और उसी के किनारे पर एक गुलाब खड़ा हुआ है। वो भी सोचता है, यदि विधाता ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपनी व्यथा दूसरों को सुना पाता, मैं भी लोगों को बता पाता कि मैंने पतझड़ में कैसे बुरे दिन व्यतीत किए हैं। पतझड़ के सपनों को मैं भी लोगों को गीत के द्वारा सुनाता, यदि विधाता ने मुझे भी स्वर दिया होता। जैसे निर्झरी मतलब यहाँ पर भी नदी है, नदी गा गा कर पत्थरों से, कंकड़ों से, सबसे अपना दुख दर्द बांटती हुई चली जाती है। उसी प्रकार गुलाब भी सोचता है, यदि विधाता ने मुझे स्वर दिया होता तो मैं भी अपने दुख को लोगों को बता। तो बताओ गीत सुंदर है या अगीत? ये कवि क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, बैठा सुख उस गधी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठे अंडे है सेती, गाता सूख जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुखी पर का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब कवि कहता है, यहाँ पर उन्होंने सुख और सुखी का एग्जाम्पल दिया है। इसमें सुख जो होता है नर तोता है और सुखी जो है वो मादा तोता है। तो जो सुख है, तोता जो है वो घने पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, जैसे ही सूर्य की किरणें उसके घोंसले पे पड़ रही है, किरणें पड़ रही है तो खुश होकर जो तोता है वो गाने लगता है। वो पूरे वातावरण में अपनी आवाज फैला देता है, और उसके गाने को सुनकर जो नीचे सुखी बैठी है मादा तोता जो है वो अपने अंडों को सेक रही है। वो उसके गीत सुनकर वो भी गाना चाहती है, लेकिन वो अपने अंडों को सेकती हुई अपने बच्चों के प्रेम में पड़कर बिल्कुल शांत रहती है। वो उसके मन में गीत उमड़ रहे हैं लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर रही, वो अपने मन में ही उनको रखकर खुश हो रही है। जबकि जो तोता है अपने गीत गाकर सबको सुना रहा है, सबको अपने स्नेह से अवगत करा रहा है। लेकिन जो सुखी है, जो मादा तोता है, वो अपने बच्चों पे अपना प्रेम डाल करके चुपचाप अपने मन में ही उन गीतों को अनुभव कर रही है। तो यहाँ पर वो जो तोता गीत गा रहा है वो भी सुंदर है, और जो मादा तोता के मन में गीत है वो भी सुंदर है। लेकिन फिर भी कवि प्रश्न पूछता है कि दोनों में से अधिक सुंदर कौन है, गीत सुंदर है या अगीत? गीत का मतलब जो गाकर सुना दिया, अगीत का मतलब जो तुमने मन में रख लिया। तो दोनों में से सुंदर कौन है? दो प्रेमी हैं यहाँ जब एक, बड़े सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना यूं मन में गुनती है, वह गाता पर किस वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है।
अब यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका का एग्जाम्पल दिया है। वो कहता है दो प्रेमी हैं, जिसमें जब प्रेमी है जैसे ही शाम होती है तो वो आल्हा गाने लगता है, गीत गाने लगता है। आल्हा जो होता है बुंदेलखंड का, वहाँ का गीत है, बुंदेलखंड का है, तो वो आल्हा गाने लगता है, वो गीत गाने, अपने प्रेम भरे गीत गाने लगता है। उसके प्रेम भरे गीत सुनकर उसकी तरफ जो राधा उसकी प्रेमिका है वो खींची चली आती है और चोरी चोरी नीम के पीछे छुपकर उसके गीत को सुनती है और मन में ये सोचती है कि वह उसके गीत की कड़ी क्यों नहीं है, वह उसके गीत में उसका साथ क्यों नहीं दे सकती। वो अपने मन ही मन ये बोलती है। वो गाता है, प्रेमी जो है गा रहा है और उसकी गाने से जो प्रेमिका का मन फूला जा रहा है, प्रेमिका भी प्रसन्न हो रही है, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो यहाँ कवि फिर प्रश्न करता है कि इसमें गीत सुंदर है या अगीत। गीत वो है जो प्रेमी गा रहा है, अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, वहीं प्रेमिका अपनी भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुई है। तो दोनों में से सुंदर कौन है? लास्ट में वो बताता है कि दोनों ही सुंदर है। अपनी भावनाओं को मन के अंदर रखना भी और अपनी भावना को व्यक्त करना भी, दोनों की अपनी अपनी सुंदरता है, दोनों ही सुंदर है।